देखिए पिछली क्लास में हमने फोर फीचर और री इशू किया था जब हमारे पास मल्टीपल कैटेगरीज ऑफ शेयर्स हो। मल्टीपल कैटेगरीज मतलब जैसे 5,000 को नील है, 10,000 को 5,000 है, 20 को 5,000 है, बाकी को प्रोराटा, इस तरह की कैटेगरीज करी थी। उनमें फोर फीचर किया था। फोर फीचर में री इशू किया था। फोर फीचर अगर फुल्ली कॉल्ड अप नहीं था तब किया था। फोर फीचर फुल्ली कॉल्ड अप था तब किया था। री इशू फुल्ली पेड अप नहीं था, री इशू फुल्ली पेड अप था। ये सारे केसेस करे थे एज अनाउंस इन द प्रीवियस क्लास। आज मैं आपके सामने लेके चलूंगा बैलेंस शीट। क्या लेके चलेंगे? बैलेंस शीट। इश्यू शेयर्स में बैलेंस शीट कैसे बनती है वो देखेंगे। अच्छा ये और बताइए मुझे, क्या इश्यू शेयर्स में कंसिडरेशन अदर देन कैश कराया था मैंने? हाँ वो भी कर चुके हैं हम लोग, प्रोमोटर प्रोवाइडर को ये सब हम कर चुके हैं, है ना? तो एक कैटेगरी रहती है। अच्छा कैश बुक बनाना बताया था। कैश बुक, कैश कैश बुक के क्वेश्चन शुरू शुरू में नहीं कराए थे आपको? हाँ। तो फोर फीचर प्रोराइटर में क्या तो कैसे, वो भी करेंगे, है ना? ओके ओके फाइन, विल डू दैट। अब जरा देखिए, अब आपके सामने क्या है, बैलेंस शीट कैसे करते हैं उसका डिस्कशन हम आपके सामने करेंगे। बैलेंस शीट, चलिए अपनी बुक खोलिए फटाफट से, एंड देन विल प्रोसीड फर्दर। अब आपके सामने मैं एक अपनी बुक का, अभी के बुक का पेज है, पेज नंबर, इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू दोज हु आर ऑनलाइन? दिस पेज, इज इट विजिबल? Yes, sir. इस पेज में क्या दिख रहा है आपको? यू कैन सी अ बैलेंस शीट हियर। क्या बोले? व्हाट पेज मींस? हाँ भाई दिख रहा है पेज या नहीं दिख रहा, बताइए ऑनलाइन में, प्लीज बताइए मुझे, इज इट हाँ विजिबल? सर, दिख रहा है, दिख पूरे स्क्रीन पे दिख रहा है ना? रहा है। यस सर। पेज नंबर 8.16। देखो बेटा समझना, जब हम रूटीन क्वेश्चन करते हैं तब हमारे पास क्या होता है, पहले हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, फिर बनाते हैं बैलेंस शीट, करेक्ट? लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 का जो फॉर्मेट है, उसमें पहले बैलेंस शीट दिखाई जाती है, फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसीलिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एज प्रिस्क्राइब्ड इन शेड्यूल 3 पिंक बुक। पिंक बुक का 8.16 पेज पर एक बैलेंस शीट गिवन है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आज हम बैलेंस शीट के क्वेश्चंस करना है, उसको करेंगे, कैसे करना है वो बता रहा हूँ आपको। तो पहले हमें मालूम हो कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द बैलेंस शीट। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, शेड्यूल 3 पार्ट 1, शेड्यूल 3 पार्ट 1, शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द किसका, प्लीज एक्ट 2013 का। शेड्यूल 3 पार्ट 2 वो होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। शेड्यूल 3 का पार्ट 2 जो होगा, हाँ पार्ट 1 जो होता है वो नहीं नहीं बेटा, अ, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 होता है, उसमें कैश फ्लो आएगा। भी थोड़ा सा रुक जाइए। पार्ट 1 जो है इसके अंदर हमारे पास बैलेंस शीट होती है। अब बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या चीज दिख रही है आपको, सारी चीजें एक एक करके दिखते हैं। सिर्फ और सिर्फ पहले देखिए, हमें सिर्फ और सिर्फ मेन हेड चाहिए। उन मेन हेड्स के अंदर चीजें कैसे डालेंगे उसका मैं डिस्कशन आप लोगों के साथ करूंगा। पहले नन्हे मुन्ने छोटे छोटे क्वेश्चन उठाऊंगा बैलेंस शीट वाले, और फिर बड़े क्वेश्चन को, अब हमारे पास बड़े क्वेश्चन में हमने फोर फीचर कर रखा है, रीइश्यू कर रखा है, और बैलेंस शीट करनी है। अब तो प्रैक्टिस ही करनी है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, वही तो देखना है हमने। जिन लोगों ने संडे वाली क्लास नहीं करी थी वो प्लीज उनको, उनकी रिकॉर्डिंग देख लीजिए, वरना बहुत नुकसान में रहोगे। फिर चैप्टर बिल्कुल स्क्रैच से करना पड़ेगा। शेयर होल्डर फंड, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, देख रहे हैं आप? ऊपर इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखा हुआ, नीचे क्या लिखा हुआ देखिए, नीचे एसेट्स लिखा हुआ है। सुनिए सुनिए सुनिए, इधर इधर इधर। आप देख पा रहे हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज, यानी कि लायबिलिटी साइड, एसेट्स यानी कि एसेट्स। अरे ठीक है भाई, नहीं फाइन फाइन फाइन, फाइन। पेज नंबर 8.61 खोलिए जल्दी से, और कानों से बाजा हटा लीजिए अपना। शेयर होल्डर फंड जो होता है उसके अंदर तीन कंपोनेंट आते हैं। देखिए पहला कंपोनेंट आपके पास आया शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के अंदर क्या क्या आता है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों निकल कर आ जाते हैं, इसे शेयर कैपिटल बोलते हैं। दूसरा पार्ट है रिजर्व्स एंड सरप्लस। दूसरा पार्ट क्या बनता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस वाला पार्ट। ठीक है जी। इसके अंदर क्या निकल कर आता है, जितनी तरह के भी रिजर्व्स थे, याद है, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, वर्कमैन कंपोजिशन, सब तरह के रिजर्व्स वो सब इधर आते हैं। और सरप्लस कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, यानी कि प्रॉफिट वाली कंडीशन वो यहाँ चली जाती है।
तो शेयर कैपिटल हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस हो गया। इसके बाद बारी आती है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ठीक है जी। अब जैसे मान लिया जाए प्रणय, नहीं प्रणव बैठा हमारे सामने, कि धूम मचाले धूम स्टाइल में हाईवे में एक्सीडेंट करके आ जाता है। पुलिस वाले ढूंढते ढूंढते इसके घर आ जाते हैं और इसको बोलते हैं, मिस्टर प्रणय यू आर अंडर अरेस्ट। ये कहता है, पता है, प्रणव प्रणव मिस्टर प्रणव यू आर अंडर अरेस्ट। दीदी कह रही है, हाँ मजा आ रहा है। ठीक है। तो मिस्टर प्रणव यू आर अंडर अरेस्ट। प्रणव कहता है, ए इंस्पेक्टर, वारंट दिखा वारंट। व्हाट इज वारंट? वारंट क्या हुआ? In case of criminology, in case of Indian Penal Code, a document through which a document issued by a senior officer or a magistrate through which person can be arrested or personal search warrant। तो वो ये कहते हैं कि इंस्पेक्टर कहता है, इंस्पेक्टर डोरेमोन आते हैं, वो कहते हैं क्या कि भाई हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। ये कहता है, इंस्पेक्टर वेयर इज द सर्च वारंट? वारंट कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तो डॉक्यूमेंट होगा, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। इसका मतलब मैं बताता हूँ क्या होता है। व्हाट इज शेयर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट? ये क्या चीज होती है, देखिए समझिए। मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति अपने शेयर इशू करने वाला मार्केट में, कंपनी, कोई कंपनी अपने शेयर इशू करने वाली मार्केट में, एंड देयर आर इन्वेस्टर्स, बड़े अच्छे खासे इन्वेस्टर हैं वो कहते हैं कि वी आर इंटरेस्टेड बाय द शेयर्स ऑफ योर कंपनी। लेकिन कह रहे हैं अगर आप डील अभी कर लेंगे तो वी कैन बाय इट, अगर आप बाद में करेंगे तो शायद हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। वी डोंट वांट टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी। हमने कहा ठीक है सर, हमारा पब्लिक इशू जो आएगा वो हम शेयर का प्राइस बैंड 200 से 250 के बीच में रखेंगे। आप बताइए। कह रहे ठीक है, 250 रुपीज के हिसाब से तो मेरे डन ही कर दो आज। उन लोगों ने हमारे से कितना, 10,000 शेयर खरीद लिए, 1 लाख शेयर खरीद लिए। तो हमारा इशू तो अभी क्या आया नहीं, आया नहीं ना। जब आएगा फिर वो क्लोज होगा फिर देंगे। लेकिन हमने पहले से इनके साथ, भाई हम किसी के साथ अपने शेयर बेचने का एग्रीमेंट तो कर ही सकते हैं ना। हमने एग्रीमेंट कर दिया इनके साथ। अब जब इशू आएगा, 10,000 छोड़ के बाकी हम बाकी लोगों को देंगे ना। हम इनको डिनाई कर देंगे कि नहीं 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 ऐसा नहीं करना हमें। तो शेयर कैपिटल तो हुआ नहीं, क्योंकि अभी इशू क्लोज हुआ नहीं है, अलॉटमेंट हुआ नहीं है। लेकिन शेयर कैपिटल से कम है नहीं, क्योंकि हम शेयर कैपिटल यानी कि शेयर इशू करने से मुकर नहीं सकते ना। वी कांट डिनाई कि नहीं तुझे तो देंगे नहीं। हम तो पैसे लेके बैठे हैं भाई उनसे एडवांस। तो इसीलिए शेयर कैपिटल की कैटेगरी में नहीं डालते हैं। और कहाँ डालते हैं इसको? ऑर्डिनरी लाइबिलिटी में नहीं बोल सकते हैं, कंपल्सरी। तो लिख लीजिए, लिख लीजिए, शेयर वारंट इज अ डॉक्यूमेंट अगेंस्ट विच, शेयर वारंट इज अ डॉक्यूमेंट अगेंस्ट विच। ये नोटबुक गुम हो जाएगी, या तो किताब में लिख लीजिए या अपने नोट्स में लिख लीजिए। शेयर वारंट इज अ डॉक्यूमेंट अगेंस्ट विच shares are issued in future, against which shares are issued in future, against which shares are issued in future at a predetermined date, at a predetermined date and a predetermined rate। मतलब फ्यूचर की प्रीडिटरमाइंड डेट में, प्रीडिटरमाइंड डेट पे हम शेयर क्या करते हैं, इशू कर देते हैं। ये कहलाता है आपका क्या, शेयर वारंट। दिस इज फाइन। तो सर अभी एक देखना। हाँ बोलिए। सर जस्ट मेरे को एक क्लैरिफिकेशन सा चाहिए कि शेयर वॉरेंट्स का मतलब कि शेयर्स अभी तक कंपनी ने इशू नहीं करे, हाँ लेकिन जी, उस लेकिन पैसा ले उसके लिया, पहले हमने किसी के साथ में डील कर लिया कि हम तेरे को इतना शेयर देंगे। बिल्कुल देंगे। तो सर हाँ उतने हाँ शेयर्स हम एडवांस ले, होने हाँ। से पहले देंगे या फिर सिर्फ उस टाइम नहीं पे नहीं नहीं डील? नहीं, सुनो, उस समय तो सिर्फ उसे एक डॉक्यूमेंट पकड़ा देंगे, एग्रीमेंट टाइप का, कि ये ले भैया। और जब आपके शेयर, जब आप इशू करेंगे ना, जब उन्हें अलॉट करेंगे तो 10,000 इनके नाम पे अलॉट कर देंगे, बस ऐसा होगा। ओके सर, गॉट इट। मैं इसे, ये मेरे लिए लाइबिलिटी है, लेकिन ये मेरी अलग स्पेसिफिक टाइप की लाइबिलिटी है ना। इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। दैट्स लेकिन फाइन। सर जब उनको इशू करेंगे तब तो शेयर कैपिटल से ही जाएगा वो। शेयर कैपिटल से नहीं जाता है वो। आपके जो नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं, मान लो आपकी कंपनी 10 लाख शेयर इशू कर रही है, और 1 लाख शेयर आपने वारंट के अगेंस्ट डाल दिए, तो वो पब्लिक को कितने देगी? पब्लिक नौ को देगी लाख वो 9 लाख, और इनको 1 लाख पकड़ा देगी। तो वो इशू ही 9 लाख करेंगे या फिर वो 10 लाख बेटा इशू करते समझ, समय तो पहले? बैलेंस शीट में तो 10 लाख दिखेंगे, ठीक है, बैलेंस शीट में 10 लाख दिखेंगे। इसमें ओके से सर। 1 लाख होंगे मान लो प्रणय लिमिटेड के नाम पे या प्रणय इन्वेस्टर के नाम पे, और बाकी के 9 लाख आम पब्लिक के नाम पे होंगे। कैसा चलेगा? सर तो और शेयर हाँ, कैपिटल में
शेयर कैपिटल में शेयर कैपिटल तो पूरी 10 लाख की दिखेगी ना, 10 लाख शेयर्स की। सर, इसकी तो दो शेयर कैटेगरीज आप कैपिटल बना में भी लो। 10 lakhs, और इसमें शेयर वारंट्स के नाम पे 1 lakh। कैसी बात कर रहा है? जब शेयर इशू कर देंगे तो वारंट वारंट थोड़ी रहेगा। अच्छा, तब वो तो वारंट लाइबिलिटी खत्म उसकी हो पे जाए, ऑफ हो जाएगी। वो तो वारंट खत्म हो गया फिर वारंट तो ठीक तब तक है जब तक आपने शेयर इशू नहीं करे हैं। जिस दिन शेयर वारंट खत्म हो गया, वारंट इज डिसअपियर्ड, और वो कहाँ चले जाएंगे? ऊपर शेयर कैपिटल में जुड़ जाएंगे जाके। वारंट तो सिर्फ टेम्पररी होता है ना। ठीक है सर, तो मतलब चलिए कि आगे जब चलते तक हैं। शेयर वारंट रहता है तब तक शेयर कैपिटल में कुछ नहीं रहता वो मतलब। नहीं होता वो, तभी तो अलग दिखा रहे हैं उसको, तभी इसको अलग से शो कर ओके। रहे हैं। राइट, ओके। ठीक है जी। अब फॉर्चुनेटली मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, आपके सिलेबस में से नहीं रखा गया है ना। हाँ, सीयूटी में तो सब कुछ है। आगे देखते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि आपने 10 लाख, सुनो, आपने 10 लाख शेयर इशू कर दिए, और आपके पास क्या आ गया? एप्लीकेशन मनी भी आ गया। 1 लाख 15 लाख शेयर का आपके पास एप्लीकेशन मनी आ गया। तो इससे पहले कि आप क्या करते, शेयर अलॉट करते, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो गई। तो बताइए क्या बोलेंगे अब इसे? क्या? ठीक है, थोड़ा सा मैं बता दूं, उसके बाद कर दूंगा। तो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट बोला हम लोगों ने। इसका मतलब क्या हुआ कि एप्लीकेशन पैसा मिल चुका था लेकिन शेयर अलॉट नहीं करे, तो इसे किसी और लाइबिलिटी में डाल नहीं सकता मैं, शेयर कैपिटल का पार्ट इसे बना नहीं सकता। हाँ लाइबिलिटी है, लेकिन मैं नॉन करंट करंट के अंदर नहीं डाल सकता ना इसे, क्योंकि स्पेसिफिक है ये तो। इसीलिए इसे नॉन करंट करंट के अंदर नहीं डाल के अलग से दिखा देते हैं। और ये, हाँ, हाँ, क्योंकि हो सकता है 30 डेज के बाद, 90 डेज के अंदर अंदर हमें इसे वापस करना पड़ जाए। ऐसा करके चलते हैं। बेटा सुनो, आपने एप्लीकेशन ले ली थी, आप अलॉट नहीं कर पाए, इससे पहले बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो गई, तो शेयर कैपिटल भी नहीं बोलूंगा, एप्लीकेशन का पैसा है। इट इज अ शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। वो एप्लीकेशन का पैसा जो भी अलॉटमेंट नहीं करा है, अपने पास पड़ा हुआ है। ठीक है, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि इशू सक्सेसफुल हो जाए, तो वो किसका पार्ट बन जाएगा? शेयर कैपिटल का पार्ट बन जाएगा। इशू सक्सेसफुल ना हो तो अदर करंट लायबिलिटी का पार्ट बन के हम उसे क्या कर देंगे? पे ऑफ कर देंगे। ठीक है, इसलिए किसी कैटेगरी में नहीं डालते उसको। कहाँ? शेयर होल्डर फंड के 3 आइटम उनके नीचे अलग से दिखा देते हैं। फॉर्चुनेटली ये भी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, जस्ट फॉर दिस नॉलेज हम पढ़ रहे हैं इसको। अब आ जाइए, अब हमें क्या करना है पता है? नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी को एक दूसरे के साथ लेके चलना है। सबसे पहले लिखा हमने नॉन करंट लायबिलिटीज, तो नीचे लिखेंगे करंट लायबिलिटीज। दोनों को साथ साथ लेके चलिए, थोड़ी देर में ये याद हो जाता है, मतलब लिटरली याद हो जाता है। आपको अलग से सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऊपर लॉन्ग टर्म बोरिंग, तो नीचे कौन सी बोरिंग? शॉर्ट टर्म बोरिंग। क्लियर है जी? ऊपर शॉर्ट लॉन्ग टर्म बोरिंग, तो नीचे क्या है? शॉर्ट टर्म बोरिंग है। अच्छा, ऊपर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज है। आप जरा समझिए डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज क्या होता है। ठीक है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज क्या होता है वो मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लिया जाए, मान क्या लिया जाए, होता है रियलिटी में, कंपनी जो होती है अपने सारे के सारे शेयर्स जो होती है, कंपनी जो होती है अपने सारे के सारे टैक्सेस जो होते हैं वो एडवांस में भरती हैं। आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट वाज द पॉइंट? ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज क्या होती है? कंपनीज हमेशा अपना टैक्स एडवांस भरती हैं। आप देखते होंगे हर तीसरे महीने में, अप्रैल के महीने में चलता है, जून के महीने में, अप्रैल के महीने में हो गया, अप्रैल में, जो जुलाई के महीने में, अगस्त सितंबर अक्टूबर के महीने में, जनवरी के महीने में, डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स बड़े बड़े आधे आधे पूरे पूरे पेज के अपने एडवर्टीजमेंट निकालता है, पे योर एडवांस टैक्स, पे योर एडवांस टैक्स। मतलब आपकी इनकम होगी जो होगी, पहले आप टैक्स भर दो गवर्नमेंट को। पहले पता क्या करते थे लोग? जब इनकम होती थी तब टैक्स भरते थे, सरकार इंतजार करती रह जाती थी भाई। अब गवर्नमेंट ने बोला ना ना, इंडिविजुअल को नहीं, सैलरी लोगों को नहीं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड को बोला कि भाई आप अपना टैक्स एडवांस भरेंगे। उन्होंने कहा क्या जी, अगर ज्यादा हो जाए, कम हो जाए तो? अरे कोई बात नहीं, ज्यादा कम हो जाए तो हम कानून में प्रोविजन करेंगे ना उसका। क्या प्रोविजन है दिखाते हैं। मान लिया जाए आपने अपना एडवांस टैक्स जो भरा वो 20 लाख रुपए का भर दिया, ठीक है, 20 लाख का एडवांस टैक्स भर दिया, करेक्ट। और अब आपको पता चला कि आपके पास एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी जो कैलकुलेट करी, जो आपकी एक्चुअल इनकम थी, आपने कैलकुलेट करा, दैट कम्स आउट टू बी कितना? 25 लाख, 25 लाख निकल आया। तो आपने तो टैक्स भर रखा सिर्फ 20 लाख, 25 टैक्स लाइबिलिटी निकल आई। ये टैक्स लाइबिलिटी कितने की? 5 लाख के, दिस यू हैव टू गिव टू द गवर्नमेंट। सरकार टाइम देती है आपको कम से कम 9 महीने का सेटल करने के लिए। उसके बियॉन्ड भी जा सकता है कि भाई आपने टैक्स का रिटर्न भरा, आपने दिखाया कि हमारा ज्यादा बनता है, कम बनता है, तुम एडजस्ट करो टैक्स डिपार्टमेंट के साथ। दैट टेक्स टाइम। तो ये वो, अब 5 लाख रुपए तो आपने गवर्नमेंट को देने हैं ना, देने हैं। मे बी विद इन अ फाइनेंशियल ईयर दो, बियॉन्ड फाइनेंशियल ईयर दो, इनकम टैक्स की जो प्रेस्क्राइब लिमिट है उसके अंदर अंदर दो। तो
ये जो 5 लाख रुपए जो कहलाएगा, ये कहलाएगा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी है ये? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, इसको नॉन करंट की कैटेगरी में दिखाते हैं, क्योंकि जनरली एक फाइनेंशियल ईयर के बियॉन्ड चला जाता है। ठीक है, समझना बेटा कि करंट और नॉन करंट किसे कहते हैं पता है? करंट विद इन अ फाइनेंशियल ईयर, विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल, एक साल के अंदर अंदर करंट कहते हैं। बियॉन्ड वन फाइनेंशियल उसे नॉन करंट कहते हैं। जबकि बिजनेस स्टडीज में बचपन में क्या पढ़ा था आपने? शॉर्ट टर्म लायबिलिटी पढ़ी थी, विद इन अ ईयर। 1 से 5 तक को क्या बोला था? मीडियम टर्म। और 5 से आगे की बोला था लॉन्ग टर्म। लेकिन ये बिजनेस स्टडीज नहीं, अकाउंटिंग, यहाँ दो होती है, करंट या नॉन करंट। विद इन अ फाइनेंशियल ईयर करंट लायबिलिटी, बियॉन्ड फाइनेंशियल ईयर नॉन करंट। तो अगर टैक्स का सेटलमेंट विद इन अ फाइनेंशियल ईयर हो गया तो करंट लायबिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं उसको। लेकिन होता नहीं है जनरली। आप तो प्रूडेंस फॉलो करेंगे ना, ये मान के कि हो या ना हो, टाइम तो देंगे अपने आप को उतना। तो नॉन करंट लायबिलिटी में डाल दिया, कंपनीज एक्ट कहता है कि भैया नॉन करंट लायबिलिटी में डालिए और आराम करिए, जब सेटल होगा देखा जाएगा। नॉन, अच्छा वाइसा वर्सा, अगर आपका एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी मान लो 15 लाख निकल आई, फिर क्या होगा बताइए? नहीं तो 5 लाख रुपए आप 5 लाख नॉट 20 लाख। हाँ, तो डेफर्ड टैक्स एसेस बनेगा। तब आप क्या करेंगे? बेटा नींद आ रही है तुम्हें? तब क्या हो जाएगा? तब आप गवर्नमेंट से 5 लाख कवर रिकवर करेंगे। और नहीं रिकवर करेंगे तो सरकार देगी नहीं आपको। और अगर आपने अपना अपने इनकम टैक्स रिटर्न भर दी, फिर वो इनकम टैक्स के कमिश्नर वगैरह जो होते हैं वो टाइम लेते हैं। मतलब सरकार को पैसा देना तो आसान है, लेकिन लेना बड़ा मुश्किल है। फिर चार्टेड अकाउंटेंट मीडिएटर का रोल प्ले करते हैं, आपकी सेटिंग कराते हैं कमिश्नर के साथ, फिर वो कुछ होता है ऐसा। वन ऑफ माई स्टूडेंट, ही इज अ यूट्यूबर, और उसने अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, जीएसटी काउंसिल को करीब करीब 8 लाख रुपए दे रखा है। तो वापस करने के लिए वो कोई 1 लाख की रिश्वत को करीब करीब 1,50,000 वो खर्च कर चुका है, लेकिन रिकवर नहीं हो रहा। फिर मैंने कहा क्या किया? कह रहा सर मैंने कहा भाड़ में जा, मैं लेता ही नहीं, सरकार के पास ही पड़ा रहेगा पैसा। कह रहा क्यों, मैं कमिश्नर वमिश्नर को रिश्वत खिलाऊं? कह रहा मुझे नहीं करना, मैंने छोड़ दिया। सो डेफर्ड टैक्स एसेट्स बोलते हैं उसको, कीप पेंडिंग द रिकवरी, डेफर्ड टैक्स एसेट्स। ठीक है, तो डेफर्ड टैक्स एसेट्स जहां आएगा उसका मतलब आप समझ लेंगे। ऑनलाइन इज दैट ओके विद सर एवरीबॉडी? हाँ जी। सर इसको अगली बार जब टैक्स पेएबल होगा तब एडजस्ट नहीं कर सकते? ना ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक फाइनेंशियल ईयर का टैक्स को दूसरे फाइनेंशियल से एडजस्ट नहीं करती सरकार। सरकार बहुत चालाक होती है, कहती आपने उस बोला ना फाइनेंशियल ईयर का 3 महीने। नहीं नहीं भाई, मान लिया जाए आपका एडवांस टैक्स 2021-22 का चल रहा है, 22-23 का चल रहा है, 23-24 का, ऐसे चलता है लोगों का। नहीं डाल सकते ना, बिल्कुल नहीं डाल सकते। कंपनीज एक्ट बोल रहा है, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। कंपनीज एक्ट का प्रोविजन है। मेरी तुम्हारे प्रति उधारी, तुम्हारी मेरे प्रति उधारी, डेटर क्रेडिटर में डाल सकते हो उसको। सरकार के प्रति उधारी को नहीं कहते, नो नो, गवर्नमेंट हैज टू बी गिवन अ स्पेशल स्टेटस, इसलिए लेके चलते हैं। कंपनीज एक्ट है, अपना हिसाब किताब है, हमारी बोली से थोड़ी बनेगा वो। चलिए आगे देखें थोड़ा सा जरा। लेट्स गो टू द पेज वंस अगेन। क्या पेज दिख रहा है सबको? यस सर। सर तो अब देखिए, हाँ बोलो। सर आप एक और बार समझा दोगे? इसको यही डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। बेटा समझो, अगर तुमने अगर तुमने वैसे डेफर्ड टैक्स एसेट्स और लायबिलिटी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं, लेकिन फिर भी तुमने टैक्स भर दिया एडवांस 20 लाख रुपए का, और जब तुमने एक्चुअल कैलकुलेशन करी टैक्स की, पता चला वो तो 25 लाख रुपए का निकला, तो 5 लाख आपको गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे ना। यस सर। और वो देने का टाइम लिमिट क्या होता है? मिनिमम 9 मंथ होता है, आगे बढ़ सकता है अगर आप एक्सटेंशन ले लें तो एक फाइनेंशियल ईयर में तो सेटल होगा नहीं। नहीं नहीं, सरकार के प्रोविजंस होते हैं ना, गवर्नमेंट बोलती है कि 9 मंथ का आपको टाइम मिलेगा, उसके बाद जस्टिफाइड रीजन से आप उसको डिले कर सकते हैं। तो यू कीप डिलेइंग दैट लायबिलिटी, इसे तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बोली है। अब जब तुम डिले कर सकते हो तो सरकार डिले नहीं कर सकती। अब अगर, हाँ, हाँ, अगर आपको गवर्नमेंट से रिकवरी करनी है तो गवर्नमेंट जब तक पूरी तरह, देखिए सरकार क्या कहती है, रिफंड हो ना हो, लेकिन गलत एक्सेस रिफंड ना चला जाए किसी के पास। तो जब तक इनकम टैक्स कमीशन पूरा ढंग से सेटिस्फाई नहीं हो जाता, तब तक आपका रिफंड रिलीज ही नहीं करता है। बैठे रहो, 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, चलता है मामला। तो वापस नहीं मिलेगा पैसा, नहीं मिलेगा। तुम रिटर्न मत भरो, तुम्हें वापस ही नहीं मिलेगा पैसा। हाँ, हाँ, ठीक है। यू शुड हैव अ रीजन, नहीं अगर 9 मंथ के बियॉन्ड जाएंगे तो पेनल्टी पड़ेगी आप पे।
हाँ बिल्कुल पेनल्टी पड़ती है, वो इनकम टैक्स एक्ट है 1962, वो मैं नहीं बता सकता अभी, वो तुम जब बीकॉम ऑनर्स करोगे तब पढ़ोगे, ये फाइनल ईयर में जब बीबीए पढ़ोगे तब पढ़ोगे उसका। ठीक है। तो जी हाँ, अगर आपने टैक्स भर रखा है इतना और भरना पड़ता है इतना, तो 5 लाख जो एक्स्ट्रा होता है उसे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बोलते हैं। आपने टैक्स भरा हुआ 15 लाख, आपकी एक्चुअल 20 लाख, आपकी एक्चुअल लायबिलिटी आई 15 लाख रुपए की, यू विल रिकवर 5 लाख फ्रॉम गवर्नमेंट, ये एसेट्स है आपकी। देखिए जैसे आप डिले करते हैं, गवर्नमेंट भी अपने आप को सेटिस्फाई करेगी, तभी तो आपको पैसा मिलेगा। ठीक है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, क्योंकि हम लायबिलिटी वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, यहाँ आ गया। डेफर्ड टैक्स वाले को हम बाद में पढ़ेंगे अभी, दिख जाएगा आपको बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू नाउ। बोलो Yes. भाई। यस यस Yes, sir. अच्छा जी, चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, अब जरा देखिए आप अपने पास कि ऊपर आया नॉन करंट लायबिलिटी, नीचे आया करंट लायबिलिटीज। ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग तो नीचे शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ऊपर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी तो नीचे हम क्या लिख रहे हैं, ट्रेड पेबल। कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन ऐसे डेवलप करें ताकि याद आसानी से रहे। ऊपर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, नीचे अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, नहीं करंट लायबिलिटी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, करंट लायबिलिटी। अदर ऊपर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है तो नीचे अदर करंट लायबिलिटी बोलते हैं, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी नहीं बोलते हैं। ठीक है। ऊपर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस तो नीचे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ठीक है। बुक पे हाथ रखें जरा, जरा रिकॉल करें। सबसे पहले बोला हमने इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके नीचे आया शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, इक्विटी प्रेफरेंस, प्रेफरेंस सरप्लस, मनी रिसीव्स अगेन, शेयर वारंट, फिर मनी, फिर क्या था, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। रुक जाइए आप। नॉन करंट और करंट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग तो नीचे शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ऊपर क्या आया, डेफर्ड टैक्स, नीचे ट्रेड पेबल। ऊपर ऊपर अदर लॉन्ग टर्म, अदर नॉन करंट लायबिलिटीज, ऊपर क्या आया, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म करंट लायबिलिटीज। ऊपर लॉन्ग टर्म प्रोविजन, नीचे शॉर्ट टर्म। हाँ जी बेटा, ऑर्डर तो यही रहेगा भाई, ऑर्डर नहीं बदलेगा इसका, ऑर्डर यही रहेगा, कानून ने ऑर्डर दिया है। बिल्कुल नहीं, कोई ऑर्डर चेंज नहीं करना आपने। हाँ, अगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर का जो होता है वो भी नहीं बदल सकते आप, वो भी एक स्पेसिफिक ऑर्डर में आता है। रिजर्व सरप्लस है, उनको भी आप नहीं बदलना। जो कंपनीज एक्ट ने आपको फॉर्मेट दे रखा है उसको, उससे डिविएट मत करिए। 8.16 पेज है, उसको हम पढ़ रहे हैं। तो लायबिलिटी वाला याद हो गया भाई ठीक से। चलिए एसेट्स वाले पे चलते हैं, मजेदार चीजें आएंगी अब। एसेट्स दो हिस्सों में बढ़ता है, करंट और नॉन करंट में। ठीक है जी। ये शेयर होल्डर फंड जैसी परेशानी तो हट ही गई। ठीक है। अब आपने बचपन में पढ़ा था टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में। तो कंपनीज एक्ट ने क्या करा, तो 2013-14, मतलब ये शायद 2021 में हुआ, उन्होंने टेंजिबल इंटेंजिबल की हेडिंग को भी बदल दिया। उन्होंने टेंजिबल को क्या बोला, प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट बोला। क्या बोला, पहले टेंजिबल इंटेंजिबल होता था, पहले टेंजिबल इंटेंजिबल होता, उन्होंने कहा टेंजिबल, उन्होंने बोला क्या हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकता है, प्लांट हो सकता है और इक्विपमेंट हो सकता है। 3 कैटेगरी बना दी, या तो आपकी प्रॉपर्टी मानेंगे, प्लांट मानेंगे, इक्विपमेंट मानेंगे। ठीक। और इंटेंजिबल को एज इट इज रखा। पहली मेजर हेडिंग जो बनेगी वो बनेगी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, क्योंकि जब मैं शेयर इशू करूंगा कंसिडरेशन अदर देन कैश और बैलेंस शीट बनवाऊंगा, तो वो इसी कैटेगरी के अंदर तो आएगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर आएगा ना इसके अंदर। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट टेंजिबल एसेट्स वाला पार्ट हो गया, और इंटेंजिबल वाला अलग हेडिंग है। तो देखिए, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की हेडिंग को बोल दिया प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, और दूसरी हेडिंग को बोल दिया इंटेंजिबल एसेट्स। दो हेडिंग पूरी हो गई क्लियर से। अब जरा समझिए, अगर आप नोएडा में रहते होंगे तो सेक्टर 44 में एक सुपरटेक की 2 बिल्डिंगें बन रही है, हाई राइज। ठीक है। या सुपर नोवा बन रहा है, जब हम सरिता विहार की तरफ चलते हैं वो बन ही रहा है लंबा चौड़ा। तो क्या ऐसा होता है कि एक 50 स्टोरी बिल्डिंग है जिसमें 45 फ्लोर बन चुके हैं, और उनमें अलॉटमेंट दे दिया जाता है, बाकी के 5 फ्लोर नहीं बने हैं। अलॉटमेंट दे लोग रहने शुरू कर देते हैं क्या, क्यों नहीं होता, ऊपर के बन रहे हैं और लोग रहने लगे। ठीक है। हमारे डोरेमोन का बच्चा खेल रहा है आगे। ठीक है। ऊपर से छोटा, आप समझ रहे हैं, एक छोटा सा कंकड़ जितनी ज्यादा ऊंचाई से गिरे उतना ज्यादा वो डेंजरस हो जाता है। ठीक है। डोरेमोन के बच्चे की नाक पे वो कंकड़ गिर गया, नाक ही कट के गिर गई बेचारे की। ठीक है। हैं? कट गई। फिर सोचो, नीचे ना के रो रही है, हॉस्पिटल भाग रहे डोरेमोन बच्चे को लेके, नीचे भी रो रही है साथ साथ। नीचे, नीचे ना। हाँ हाँ।
हाँ वही, हाँ ऐसा नहीं होता। यानी कि बिल्डिंग जब तक पूरी कंप्लीट नहीं, अच्छा ऐसा भी नहीं होता कि ऊपर से बननी शुरू हो, इट इज अगेंस्ट द नेचुरल लॉ। पांडे केक मैं तो ऐसी करूंगी, ठीक है, वो भी नहीं। बीच क्या रिसर्च है लड़के की, क्या रिसर्च है, मिशन ढूंढ के ले लिया। ये थोड़ी मिशन, असली मिशन की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा सुनिए, अब समझिए कि अगर कोई बिल्डिंग बनती है तो उसे कैपिटल गुड्स बोलते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पर जो शब्द आया वो है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब वो कैपिटल एसेट्स जो भी क्या थी, बन रहा था। तो सुनो, प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट से कुछ भी अगर क्या डेवलपमेंट की स्टेज में, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं, समझना। अच्छा दो चीजों का फर्क समझ लीजिए, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और एक कैपिटल एडवांस, क्या डिफरेंस है समझिए। डोरेमोन को एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इक्विप्ड हेलीकॉप्टर खरीदना है, ठीक है, जो कि मान लिया 50 करोड़ रुपीज का आ रहा है इंडियन करेंसी में, ठीक है। इसने क्या कर दिया, 30 करोड़ रुपीज का एडवांस दे दिया बोइंग से एयर सिस्टम्स को। तो वो कैपिटल गुड्स खरीदना ना, उसके लिए जो एडवांस दिया उसे कैपिटल एडवांस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, कैपिटल एडवांस बोलते हैं। वो लायबिलिटी वाला, वो आपका असेट्स वाला पार्ट चला जाता है। तो यहाँ पर हम क्या क्या लेकिन इसको ये, इसका मतलब क्या हुआ देखिए आप, कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अगर कंस्ट्रक्शन की फेज में है तो क्या बोलेंगे, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बोलेंगे। और अगर आपने क्या कर दिया, आपने मान लो आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, 50 करोड़ रुपए का रिसर्च हो चुका है, अभी 50 करोड़ का रिसर्च और होना, प्रोडक्ट अभी बना ही नहीं है, जैसे क्या बोलेंगे। और जो रिसर्च बन के आएगा वो होगा एक नया इन्वेंशन। तो इन्वेंशन क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स। तो इंटेंजिबल एसेट्स अगर अंडर डेवलपमेंट के स्टेज पे होती है तो उसको क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। तो बड़ा सिंपल है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर क्या, एक अलग अलग हेडिंग है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अलग हेडिंग है, फिर इंटेंजिबल एसेट्स सेकंड हेडिंग, थर्ड हेडिंग प्रॉपर्टी प्लांट अगर वर्क इन प्रोग्रेस है तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और अगर इंटेंजिबल एसेट्स वर्क इन प्रोग्रेस है तो इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। ये पार्ट पूरा हुआ। चलिए, अब आपके पास पार्ट आया नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो नीचे क्या आ गया, करंट इन्वेस्टमेंट। बड़ा आसान है, ऊपर अगर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो नीचे कौन से है, शॉर्ट टर्म। मतलब नॉन करंट और करंट इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, शॉर्ट टर्म नहीं बोलेंगे उनको। ऊपर अगर डेफर्ड टैक्स एसेट्स है, अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, तो नीचे इसकी जगह पे तीन चीजें आ जाती हैं। ये ध्यान रखिएगा कि इन्वेंट्री बोलेंगे, ट्रेड रिसीवेबल बोलेंगे और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इन्वेंट्री स्टॉक, याद है, स्टॉक इन ट्रेड, वर्क इन प्रोग्रेस, वो सब चीजें आ जाती हैं। और नीचे ट्रेड रिसीवेबल का मतलब डेटर और बिल्स रिसीवेबल, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो पैसा जो आपके हाथ में कैश है या आपके बैंक में पड़ा हुआ है। करेंसी नोट्स भी हो सकते हैं, कॉइन भी, चिल्लड़ विल्लड़ भी हो सकती है, ठीक है। सब टोटल एक अंडर हेडिंग के अंदर आता है। फिर ऊपर बोला लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, तो ऑब्वियसली नीचे शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आएंगे। ऊपर अदर नॉन करंट असेट्स आएगा तो नीचे क्या आएंगे, अदर करंट असेट्स आएगा। एंड योर बैलेंस शीट इज डन, फिनिश। बैलेंस शीट के सारे कंपोनेंट हमने पढ़ लिए। अब इन कंपोनेंट को इशू शेयर्स में कैसे इस्तेमाल करना वो मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। चलिए एक बार रिकॉल कर लें जरा हम लोग, एक बार रिकॉल कर लें जरा एक एक करके। क्या, सबसे पहले क्या है आपके पास, इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड, पहला पार्ट शेयर कैपिटल, दूसरा पार्ट रिजर्व सरप्लस, तीसरा पार्ट मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। वारंट का नाम देखते प्रणव की शक्ल याद कर लेना, ठीक है। ऐसा चला गया। फिर आया एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट आ गया, ठीक है जी। ऊपर वाला पार्ट खत्म हुआ। नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, ट्रेड पेबल, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, इलेपो, फिनिश, ठीक है। और आगे चलते हैं नीचे, एसेट्स प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। पहली हेडिंग प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, दूसरी हेडिंग इंटेंजिबल एसेट्स, तीसरी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, चौथी इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। भूल जाइए। अब क्या है आपके पास, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट तो करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट्स तो तीन चीजें हैं, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ऊपर क्या आया, अदर अदर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर लॉन्ग टर्म एसेट्स, नीचे अदर करंट, बैलेंस शीट इज फिनिश, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे करेंगे बैलेंस शीट वाले, वो मैं बताना शुरू करता हूँ आपको, ठीक है। कैसे क्वेश्चन करते हैं उसको देखिए। तो इसके लिए मैं आपकी बुक के क्वेश्चन उठाऊंगा,
जहां जहां पर बैलेंस शीट बनाने वाले क्वेश्चन, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे और फिर क्या करेंगे, उसको बड़े लेवल पे लेके चलेंगे। ठीक है, यही टारगेट रहेगा कि बैलेंस शीट, फोर्थ फीचर, प्रोडाटा, ये सब हमें करना है आज का। चलिए लेट स्टार्ट। पहले क्वेश्चन देख। रिलैक्सेशन 1 में बोला कि स्ट्रॉन्ग लिमिटेड रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ 10 लाख डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ 1 लाख शेयर्स एंड ईच issued 75,000 इक्विटी शेयर टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। आपको एप्लीकेशन 70,000 इक्विटी शेयर्स का मिल गया। डायरेक्टर्स कॉल्ड 10 शेयर्स एंड विच वाज रिसीव्ड। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो कैसे करना होता है मैं दिखाता हूँ आपको। फिर बैलेंस शीट बना बना के उसके अंदर बदलाव करते रहेंगे और चीजों को हम बदलते जाएंगे। एक दो क्वेश्चन मैं आपको आसान आसान करके दिखाऊंगा, उसके थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन की तरफ मैं चल लूंगा। ठीक है, जिसमें कॉल्स एंड एरियर भी दिख जाएगा, कॉल्स एंड एडवांस भी दिख जाएगा, ऐसे क्वेश्चन भी हम लोग लेके चलेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या था कि अब पहली हेडिंग बनाते हैं स्ट्रॉन्ग लिमिटेड। हम लिख रहे हैं यहाँ पर क्या, स्ट्रॉन्ग लिमिटेड। हाँ नाम है बैलेंस, या तुम ऐसा करो, छोड़ो तुम ऐसा लिखो, बैलेंस शीट ऑफ स्ट्रॉन्ग लिमिटेड। ठीक है, एज एट डैश करके लिखो एन एक्सट्रैक्ट। क्या लिखोगे, एन एक्सट्रैक्ट। हाँ पूरा लिख दिया आपने। ठीक है, और फिर क्या करा आपने, ऐसे आपने इसको बना दिया करंट ईयर और प्रीवियस ईयर रुपीस। बैलेंस शीट को तो हमेशा, अब जब पब्लिश बैलेंस शीट देखेंगे वो करंट ईयर प्रीवियस ईयर 2 ईयर में दिखती है, लेकिन आप अपनी बुक में यही वाला, और यहाँ लिखते हैं नोट नंबर, ऐसे करके। और आपने पार्टनरशिप में पढ़ा था ना, यहाँ पढ़ते हैं पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स लिखते हैं यहाँ पर। अब क्या लिखते हैं, नंबर 1 इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इसके अंदर लिखते हैं क्या आप लोग, शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड। अच्छा, एग्जाम में आपको जो बोला जाए सिर्फ वही बनाना है, लेकिन जब मैं बैलेंस शीट बनवाऊंगा सब कुछ बनवाऊंगा आपसे। ठीक है, मैं लायबिलिटी एसेट्स दोनों बनवाऊंगा आपसे, लेकिन आपको एग्जाम में सिर्फ वो बनाना है जो पूछा जाए। शो हाउ शेयर कैपिटल इज शोन इन द बैलेंस शीट। तो कैसे करेंगे, शेयर कैपिटल कैसे करेंगे वैसे देखना है। नंबर नेक्स्ट देखिए आप, इधर लिखेंगे हम लोग क्या, शेयर कैपिटल, इसका नोट नंबर 1। और तो कोई आइटम है ही नहीं इसके अंदर। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा इसको, क्या करूंगा जरा देखिए ध्यान से। नंबर 2, अब इधर, और ये हम लाइन लगा के यहाँ पर इसको क्लोज कर देते हैं ऐसे। बाद में आप सिर्फ सिर्फ करंट ईयर का बनाए इसको हटा दें, पर स्ट्रक्चर यही होता है। फिर नंबर 2 पे चला गया कि हमारे पास एसेट्स। अब एसेट्स के अंदर मैं क्या लिख रहा हूँ, करंट एसेट्स। क्यों लिखूंगा करंट एसेट्स बताइए, उसके अंदर लिखूंगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स नंबर 2, ऐसे करके, ऐसे करके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। दिस इज हाउ आई विल पुट, दिस इज हाउ आई विल पुट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ऐसा करके नंबर 2। बैलेंस शीट ऐसे बनेगी, आपको सिर्फ ये दिखाना है, आपको सिर्फ ये वाला पार्ट दिखा, नीचे वाला पार्ट नहीं दिखाना। दिस इज फॉर योर एनरिचमेंट में दिखा रहा हूं करके। आगे बनता है नोट्स टू अकाउंट्स। अगर आपने बैलेंस शीट बना दी और नोट्स टू अकाउंट्स नहीं बनाया, आपको आधे नंबर मिलेंगे। नोट्स टू अकाउंट्स, ऐसे नोट्स टू अकाउंट्स, ये करंट ईयर रुपीस, प्रीवियस ईयर रुपीस, ऐसे करके। पर्टिकुलर्स, ठीक है जी। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 क्या है, शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल के अंदर पहला पार्ट क्या बोला आप लोगों ने, ऑथराइज्ड, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। कितने शेयर थे क्वेश्चन के अंदर, 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीस 10 ईच। और कितना लिख देंगे, 10 लाख, और डबल लाइन से क्लोज कर देंगे। समझना, इसको डबल लाइन से क्लोज करना है, डैश। इसका मतलब ये हो गया, डबल लाइन से क्लोज करने का मतलब है कि ये
अब टोटल का पार्ट नहीं बनेगा, वरना 10 लाख 5 लाख 7 लाख मिलके तो बहुत ज्यादा हो जाता। डबल लाइन का मतलब अमाउंट में होता है कि टोटल का पार्ट ये नहीं बनेगा। क्लियर है? उसके बाद इशूड शेयर कैपिटल, हाँ ये लिखें, बिल्कुल बिल्कुल, इसके बिना अधूरा है। हाँ बिल्कुल 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 लिखना पड़ेगा इशूड शेयर कैपिटल। अच्छा देखिए, क्वेश्चन में क्या था कि कंपनी ने कितने शेयर इशू करे, 75,000। तो यू विल राइट हियर व्हाट, 75,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज कितना, 10 ईच। यू विल राइट हियर 7,50,000, डबल लाइन से क्लोज कर दिया, 7,50,000 डन, इशूड 7,50,000 शेयर्स। फिर आपके पास बारी आती है क्या, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप को मतलब समझते हैं हम आप, सारा पैसा क्या हो चुका था, मंगा लिया और सारा पैसा पेड अप भी हो गया। ठीक है? और नॉट फुल्ली पेड अप का मतलब क्या हुआ कि जैसे फाइनल कॉल नहीं मंगाई, अलॉटमेंट नहीं मंगाई, नॉट फुल्ली पेड अप वो होता है। दो कैटेगरी बनती है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। इस क्वेश्चन में सारा पैसा फुल्ली पेड अप है, तो मैं एक ही कैटेगरी बनाऊंगा, क्या क्या लिखूंगा यहाँ पर, यहाँ हम हेडिंग बनाएंगे क्या, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्या हेडिंग बनाते हैं, सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ये सब्सक्राइब कैपिटल। इसके अंदर दो आइटम बनते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। पर इस क्वेश्चन में सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप है, बुक्स में आपको ऐसे भी दिखेगा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। ठीक है, तो नीचे हम, अच्छा यहाँ नीचे हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर बताइए, सब्सक्राइब कैपिटल के नीचे क्या लिखूंगा बताइए मैं, अरे भाई हेडिंग सब्सक्राइब। ठीक है, हाँ अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर क्या नीचे, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। कितने शेयर मंगाए थे आपने बताइए, कितने कितने शेयर से, हाँ 70,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच, लिख के अपने यहाँ 7 लाख लिख दिया, डैश और क्लोज कर दिया। अब ये फाइनल हो गया, ये 7 लाख आपको यहाँ चला जाएगा शेयर कैपिटल में, 7 लाख डैश, और तो कुछ है ही नहीं, तो 7 लाख लिख के टोटल कर दिया, खत्म। आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर बोलता है कि हाउ शेयर कैपिटल इज शोन, ऐसे होते थे, दिक्कत है पीछे कुछ, ऑथराइज्ड, याद है एक फ्लो चार्ट बनाया था, ऑथराइज, इशूड, कॉल्ड अप, अनकॉल्ड, पेड अप, अनपेड, ऐसे करके, वही है ये। सब्सक्राइब में ऑथराइज शेयर कैपिटल लिखेंगे क्वेश्चन में। अच्छा अगर क्वेश्चन में ऑथराइज ना हो तो क्या करेंगे, डैश इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 20 100 ईच करके डैश डैश कर देंगे, अगर होगा तो लिख देंगे, लेकिन लिखना जरूर है, ऑथराइज भी लिखनी है, इशूड भी लिखनी है, सब्सक्राइब भी लिखना है, लिखना सब कुछ है। नीचे इशूड शेयर कैपिटल, ओ मेमोरेंडम वाला, वही वाला कैपिटल क्लॉज वाला, बहुत बढ़िया, याद आ गया तुम्हें ऐसे। अरे बेटा ये बैलेंस शीट जब आप देखेंगे ना किसी कंपनी की, तो वो दो फाइनेंशियल ईयर की एक साथ छपती है, ताकि कंपैरिजन हो सके, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर बोल के। तो आप क्या करेंगे भाई, असली फॉर्मेट तो यही होता है। अब आप क्या करें, हटा दीजिए इसको यहाँ से, तो क्या फर्क पड़ रहा है देखो, अब आपकी बुक वाला फॉर्मेट आ गया ना, इतने तो रेलिवेंट है हमारे लिए, हमारे लिए इतने ही रेलिवेंट है, वो अभी बता रहा हूँ ना, दिस इज नोटेड डाउन, ये नोट कर लिया। इसी के नीचे, अब इसी के नीचे, इसी के नीचे देखिए आप, इसी के नीचे, इसी के नीचे नंबर 2, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। मैं लिखूंगा क्या, कैश एट, क्या लिखूंगा इसके अंदर, कैश एट बैंक, कितना, 70,000 इंटू 10 ईच, 7 लाख, डबल लाइन से क्लोज कर दिया। यू विल पुट हियर 7 लाख, 7 लाख, बैलेंस शीट पूरी हो गई। लेकिन आपको एग्जाम में ये पार्ट नहीं दिखाना, ये वाला पार्ट, यू डू नीड नॉट टू शो दिस पार्ट, ये तो आपको समझाने के लिए नोट कर लीजिए, ये पार्ट आपको नहीं दिखा, नोट कर लीजिए, बट यू नॉट सपोज टू शो इट। एग्जाम में अगर पूछा प्रिपेयर बैलेंस शीट, तो सब दिखाएंगे, शो हाउ शेयर कैपिटल इज टू बी शोन, तो सिर्फ शेयर कैपिटल दिखाएंगे। भाई मैंने आपको क्या बताया, इसमें तो मैंने 2 चैप्टर, पहली 2 क्लासेस थ्योरी पे लगाई थी, फ्लो, वही तो है और क्या है, शेयर कैपिटल का फ्लो चार्ट ही तो है ये, ऑथराइज्ड, इशूड, कॉल्ड अप। एक और कैटेगरी होती है कॉल्ड अप, कॉल्ड अप लिखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि सब्सक्राइब्ड है, कॉल्ड अप, कॉल्ड अप, फुल्ली पेड अप, कॉल्ड अप नॉट फुल्ली पेड अप। तो इस क्वेश्चन में सारा फुल्ली पेड अप था, कॉल्ड अप के बाद सब्सक्राइब्ड तो होगा, ऑथराइज्ड, इशूड,
सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, फिर पेड अप, ऑथराइज्ड, इशूड। कॉल्ड अप वाली कैटेगरी हटा दी हमने, क्या कैटेगरी लिख दी, सीधा सीधा सब्सक्राइब हो गया। आपने इशू किए और जनता ने सब्सक्राइब कर दिया। सब्सक्राइब के बाद आपने सारा पैसा मंगा लिया तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप होता। सारा पैसा ना मंगाते, मान लो फाइनल कॉल ना करते, तो क्या हो जाता, सब्सक्राइब्ड और नॉट फुली पेड अप हो जाता। अलग से क्वेश्चन, इस बार 6 नंबर का क्वेश्चन आया था बोर्ड के पेपर में 2023 में। अरे छुटका सा ही है, अरे ये नहीं आया था ना, प्रोडाटा के साथ आया था। हाँ, मैं उस तरफ भी तो ले चल रहा हूँ। आपने देखा था ना पिछली बार जो क्वेश्चन था उसमें लिखा था कि प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड कैश बुक। हाँ, बुक एग्जाम में तो थोड़े हल्के लेवल के आते हैं, मैं थोड़े बड़े लेवल के भी करवा दूंगा। बोलो ऑब्वियस है। इतना कितना कितना, आगे बढ़ते हैं। चलो, नंबर 2, नॉट अ गुड हैबिट। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। इलस्ट्रेशन 2 देखिए अब आप, टू टू गुड हो, 2। 4 अप्रैल 20, क्या ऑनलाइन में सबको समझ में आया स्ट्रक्चर, बोलिए। यस सर। इधर से जिया, सोनाक्षी, पता चल रहा है कुछ? चलिए, 4 अप्रैल को विवेक लिमिटेड was formed with an authorized capital of 1 crore divided into 20 lakh equity shares of 50 each. The company issued prospectus inviting application. On application 15 रुपया, on allotment 20 rupees, on call balance amount. Issue was fully subscribed. Company allotted shares to all the applicants. Company did not make the call during the year. मतलब उसने एप्लीकेशन की अलॉटमेंट की कॉल मंगाई नहीं मंगाई कॉल। शो करेंगे ना, कैसे शो करना वो दिखाऊंगा ना आपको। अब मुझे बताइए, इन पूरे के पूरे शेयर जो आपने इशू करे, आप तो मंगाई नहीं। अगर कॉल नहीं मंगाई तो क्या ये फुल्ली पेड अप हो गए? क्या ये फुल्ली पेड अप कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे ना। तो यहाँ नीचे में लिखा जाएगा सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप बोला जाएगा। सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप बोला जाएगा। गॉट इट? तो अभी करके दिखाता हूँ। पार्शियली को तो बोल रहे हैं, पार्शियल होगा तो 2 कैटेगरी बनेगी, एक फुल्ली पेड अप की, एक नॉट फुल्ली पेड अप की। ऐसे बनेगा। क्लियर है? तो चलिए इसकी बैलेंस शीट बना के दिखाता हूँ पहले मैं आपको। ये अगर आपने नोट कर लिया हो देन आई कैन प्रोसीड फर्दर। चाहे नोट कर लिया ये वाला पार्ट, क्योंकि मैं इसी के अंदर बनाऊंगा। नोट करो पहले फटाफट से अगला पार्ट। अब आपके पास कितना था, 1 करोड़ रुपीज। आप ऑथराइज कितने लिखेंगे इस केस में, ऑथराइज, ऑथराइज लिखेंगे आप कितना, कितना, 2 लाख, है ना? 2 लाख ही तो बनेगा इसका, नहीं 1 करोड़ है ना भाई, तो 2 लाख इक्विटी शेयर तो बोला 50 रुपए का एक। 2 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज कितना, 58। यहाँ लिखेंगे आप कितना, बेटा ये करंट ईयर बोलते हैं, प्रीवियस ईयर तो हटा दीजिए, आप लिखो मत। नहीं हमें नहीं लिखना, हम कहाँ से लाएंगे प्रीवियस ईयर की इन्फॉर्मेशन? नोट नंबर सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देख लो भाई, ऑथराइज थी 2 लाख। भाई इशू कितने शेयर करे आपने यहाँ पर, 180। हम लिखेंगे कितने, 1,80,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज कितना, 50 ईच। कितना हो जाएगा, 90 लाख हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को, 90 लाख। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद है ऑथराइज के बाद सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और सब्सक्राइब के बाद सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप नहीं लिखूंगा मैं यहाँ पर, क्या लिखूंगा मैं इधर, सब्सक्राइब्ड एंड, प्लीज ध्यान से देखिए, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है जी। अच्छा कितने, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कितना, कितने शेयर आपने इशू करे थे, 180। ठीक है, आप कैसे लिखते हैं देखो जरा, इसको ऐसे लिखते हैं, 1,80,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 50 ईच। 50 ईच ही लिखना है पहले तो, लेकिन आप देखेंगे 20 और 15 35 है ना, 35 है ना, रुपीज 50 ईच, कॉमा 35 ईच, कॉमा रुपीज 35 कॉल्ड अप। और सुनो, 180 को 35 से मल्टीप्लाई करो कितना आता है,
1,80,000 को 35 से मल्टीप्लाई करिए, क्या वैल्यू निकल कर आएगी देखिए। 1,85,000 को 35 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा वैल्यू? 63 लाख। ऊपर हो जाएगा कितना? 63 लाख। बता रहा हूं कैसे नहीं आया 63 लाख। दोबारा समझिए, अपने क्वेश्चन को पढ़ो ढंग से। कितने शेयर इशू करे, किसको समझ नहीं आया था? नंबर ऑफ शेयर देखो कितना लिखा है, 2 लाख। ऑथराइज थी 1 करोड़, डिवाइड करें 50 से तो कितने शेयर बन जाएंगे? 2 लाख। ऑथराइज शेयर कैपिटल 2 लाख, इक्विटी शेयर से ₹50 ईच, 1 करोड़ लिख दिया। इशू कितने करे? 1,80,000 शेयर्स। 180 इंटू 50 कर दिया, कितना हो गया? 90 लाख। उसमें से भी आपने अभी 15 रुपए की फाइनल कॉल तो मंगाई नहीं, तो कॉल्ड अप कितना है? 35। लिखेंगे कैसे? 1 लाख इक्विटी, 1,80,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹50 ईच एट 50 ईच कॉमा 35 कॉल्ड अप। उतना ही तो कॉल्ड अप था बेटा। सुनो ना, इसमें सारे के सारे शेयर नॉट फुली पेड अप थे ना। अगर 1 लाख शेयर फुली पेड अप होते तो दो कैटेगरी बनाता। सब्सक्राइब्ड कैपिटल के नीचे लिखता सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप 1 लाख शेयर इंटू 50 और 90,000 शेयर इंटू 35 ऐसे करता ना फिर। हाँ, टोटल करके शेयर कैपिटल में उतना ही आता। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है आपके पास बताइए? 1,80,000 इंटू 35, यही तो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो कि कितना है? 63 लाख का। हो गया क्वेश्चन? बोलिए। पहले पहले ये बनाना होता है, इसके नीचे ये बनता है। भाई कुछ भी करो तुम, पहले ये बनता है उसके नीचे ये बनता है, तो जगह छोड़ दो ना उतनी। और ये तो छोटा सा बनता है, नन्ना मुन्ना सा। अब जरा इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखिए। इलस्ट्रेशन नंबर 3, इसको, हाँ, ये हो गया, इसे कॉपी कर लीजिए। इलस्ट्रेशन नंबर 3 खुद तो, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। यहाँ नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स, करंट ईयर लिख के रुपीज भी लिख देंगे तो भी चलेगा। पर्टिकुलर्स, नंबर 1, शेयर कैपिटल। बताइए भाई मुझे, ऑथराइज्ड, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल बताइए कितनी है? 4 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज कितना? 10 ईच। कितना? 40 लाख रुपये। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? 40 लाख। ठीक है, नीचे दूसरे वाले क्या थे बताइए, दूसरे कितने हैं अब? 10,000। कितने परसेंट? परसेंटेज भी तो लिखा होगा। नहीं लिखा, कोई बात नहीं। 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज कितना? 100 ईच। कितना हो जाएगा? 10 लाख। टोटल कर दिया, कितना हो गया? 50 लाख। एवरीबॉडी इज फाइन विद दिस? ठीक है, उसके बाद इशूड शेयर कैपिटल। कितने शेयर इक्विटी इशू करे आपने? 2,75,000। 2,75,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच। सर परसेंटेज लिखा हुआ है प्रेफरेंस में 10%। परसेंटेज 10% लिखा तो 10% लिखो भाई, यहाँ पर बुक ने नहीं दे रखा, आप लिखिए 10% ऐसे। हाँ, 10 कैसे आया? अरे एक शेयर 10 रुपए का है तो सही, और वो एक शेयर 100 रुपए का है, वैसे लिखा हमने यार। ये है 10,000 इक्विटी शेयर्स, ये कितने का है? 100 रुपीज का ईच। ये कितना? 10 रुपीज का ईच। 2,75,000 इक्विटी शेयर्स और रुपीज 10 ईच तो रहेंगे। अरे जब ऑथराइज में 10 रुपए है तो इशू में भी 10 रुपए तो रहेगा। क्वेश्चन, ये उसका नाम है, जैसे तुम्हारा नाम है। प्रीफिक्स मतलब इट्स अ कैटेगरी ऑफ प्रेफरेंस शेयर। 12% मतलब उसमें 12% डिविडेंड दिया ही जाना चाहिए। ऐसा करके हुआ तो कितना वैल्यू बन गई है? 27,50,000। और इक्विटी शेयर कितने इशू करे थे भाई? प्रेफरेंस शेयर कितने इशू करे थे? 10,000, पूरे के पूरे 10,000 है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लिखा कितना? 10,000, 10% प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 100 ईच।
दिस इज 10 lakh ओनली, 37,50,000। ये कहानी क्लियर है? अब सुनिए जरा, सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब्ड क्या लेके चल रहे हैं? सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ये सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल कर दिया, या तो ऑथराइज कैपिटल या शेयर कैपिटल, या तो शेयर कैपिटल लगाइए मत लगाइए, मैं कह रहा हूं लगा के चलिए। ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। अब जरा देखिए, ये कहते हैं क्या? एंटायर फेस वैल्यू ऑन इक्विटी शेयर, तो पूरा का पूरा आपको मिल गया। एप्लीकेशन रिसीव फॉर 2,50,000 इक्विटी शेयर्स एंड 10,000 10% shares. The entire nominal value, face value of equity shares, ₹80 on 10% preference shares were called. तो इक्विटी शेयर फुली पेड अप, और वो वाले क्या थे? आउट ऑफ 100 80 कॉल्ड अप थे सिर्फ। यही तो कहानी है, दो कैटेगरी बन गई। कितने? और हमने कितने शेयर्स पे? 2,50,000 लिखेंगे, 2,50,000 इक्विटी शेयर्स। सॉरी, पहले इसके अंदर कैटेगरी लिखनी पड़ेगी क्या? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, ऐसे करके क्या लिखेंगे? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, 2,50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। कितना लिखेंगे? 25 लाख। इस बात पर किसी को कोई डाउट है? आपने आपने कितने, आपको देख रहे हैं, आपने आपने शेयर इश्यू कितने करे थे? 275 के, लेकिन आपको एप्लीकेशन कितने की मिल गई है? 2,50,000 की मिल गई है। तो सब्सक्राइब को मतलब पैसा कितना मिला? जनता ने कितने पे पैसा लगाया? 250 पे लगाया, पूरे 10 रुपए के हिसाब से लगाया। और क्या लिखेंगे? और एक प्रेफरेंस शेयर कितने? 10,000, 10,000। कौन सा 250? अरे तुम क्वेश्चन तो पढ़ो, क्वेश्चन की लैंग्वेज तो पढ़िए। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप वाली उसमें आएगा ना कैटेगरी हाँ, में। तो वो कर रहे हैं ना, भी रुक जाए यहाँ पर। अगली कैटेगरी बनाई, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। ये मुझे, हाँ, क्योंकि देखो ये तो फुल्ली पेड अप है, वो दूसरे फुल्ली पेड अप नहीं थे। दूसरे भी फुल्ली पेड अप तो इसी कैटेगरी में डाल देता। पता चला कैसे आया ये? अरे 250 कैसे आया, पता चला? अब सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप में क्या लिखेंगे यहाँ पर? 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज ऑफ रुपीज 100 ईच, 100 ईच, कॉमा ₹80 कॉल्ड अप, ₹80 कॉल्ड अप, सॉरी, 10,000 10%, 10,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, कॉमा ₹80 कॉल्ड अप। कितना हो जाएगा ये? 8 लाख हो जाएगा। अब टोटल कर लीजिए, कितना आएगा? 33 लाख। तो भाई शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 33 लाख जाएगा। 30, बताते हैं कैसे आया। पहले मुझे पूरा करने दे। नंबर 2, आई विल एक्सप्लेन अगेन। कैश एंड कैश इक्वलेंस, अंडरलाइन कर दिया। ठीक है जी। क्या लिखा? ध्यान से सुनना। कितना लिखा देखिए यहाँ पर अब, कैश एट बैंक। कितना? कितना कैश एट बैंक है? आपके कितने शेयर से टोटल पैसा कितना आया? देखो जरा ध्यान से देखना। आपके 2,50,000 शेयर्स पर कितना पैसा आया था? 10 रुपए के हिसाब से कितना बोलेंगे? 25 लाख। और 10,000 शेयर्स पर 80 रुपीज के हिसाब से कितना? 8 लाख। बेटा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अगर बैलेंस शीट पूरी बोले बनाने के लिए तो एसेंशियली दिखाना पड़ता है, चाहे कैलकुलेशन कितनी आसान क्यों ना हो। इस तरह से बैलेंस शीट बनी। अब जरा समझो, 4 लाख और
10,000 ऑथराइज शेयर कैपिटल थी। आउट ऑफ 4 लाख इसने 275 इशू कर दिए, 10,000 के 10,000 इशू कर दिए। आउट ऑफ 275 जनता ने 250 के लिए पैसा दिया, पूरा 10 रुपए के हिसाब से दिया, 25 लाख जनता। और इसने क्या करा कि 10,000 शेयर जो थे उनमें से सिर्फ 80 रुपीज कॉल्ड अप किया, 20 रुपए तो कॉल ही नहीं किया, जो भी थी वो कॉल नहीं मांगी इसने। तो ये वाले शेयर जो थे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप बन गए, ये सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप बने। ऐसा हुआ क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर क्या था, ये 3 था, ठीक है। सब्सक्राइब्ड, हाँ इलस्ट्रेशन 3 था ये। गॉट इट? समझ में आ रहा है भाई किसी को, ऑनलाइन वालों को? क्लियर? बोलो। यस सर, यस। चल अगर नोट करना है तो यस नोट सर। करिए। अब अगर आप अपने टेक्स्ट बुक का नंबर 8.24 देखते हैं, उसमें इलस्ट्रेशन नंबर 6 है। इसने बोला कि टीसीएस सॉफ्टवेयर लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन ऑफ 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, इशू प्राइस ₹10 है, और सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन पे पेबल है, तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट ज्वाइंट बनता है। अच्छा, क्वेश्चन इतना नहीं कि क्वेश्चन क्या है, लाइन देखिए क्या लिखा है, पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। अब इसने क्या बोला, शो हाउ शेयर कैपिटल इज शोन, वो नहीं लिखा, क्या बोला, बैलेंस शीट है। तो देखिए सब कुछ बिल्कुल इसी फॉर्म में बनी हुई है। अगर आप देखेंगे अब क्या लिखा हुआ है, शेयर कैपिटल भी लिखा हुआ है, नोट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी लिखा हुआ है, बन रखी है ना पूरी बैलेंस शीट। गॉट इट? और ऊपर एक्सट्रैक्ट नहीं लिखा हुआ, मैं तो फिर भी एक्सट्रैक्ट लिख के दिखा रहा हूँ आपको। बैलेंस शीट जितने रिलेवेंट आइटम तो बैलेंस शीट के दिखा दिए। इस क्वेश्चन में इलस्ट्रेशन 6 में सिर्फ यही देखना है आपको कि अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज देखे कि प्रिपेयर अ बैलेंस शीट, तो मतलब सब कुछ बनाना है आपको, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम सब दिखाना पड़ेगा, कंसिडरेशन अदर देन कैश वो भी दिखाना पड़ेगा। लेकिन अगर बोले कि सिर्फ शेयर कैपिटल दिखाइए तो सिर्फ शेयर कैपिटल दिखाइए, इसका ध्यान। इलस्ट्रेशन 6 में ऐसा कुछ खास बात नहीं थी। थोड़ा आगे चलते हैं जरा। इलस्ट्रेशन नंबर 9, अब आ जाइए जरा। ये प्रीमियम के साथ है और इसमें कॉल्स एंड अरियर भी है। इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा बोले हम लोग, 9, ये लेके चलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 9, ठीक है। ये है इफ यू शेयर एट प्रीमियम फुल्ली सब्सक्राइब, इफ यू पेबल इन इंस्टॉलमेंट, और एक डिफॉल्टर भी है इसमें, है ना। इसको लेके चलते हैं। देखिए तो स्ट्रक्चर तो यही रहेगा, ये सारी की सारी चीजें मैं यहाँ से हटा देता हूँ, स्ट्रक्चर यही रहेगा आपका। इसमें सिर्फ हमें अमाउंट बदलने होंगे, और वो अमाउंट भी, बल्कि ये अमाउंट, हाँ ये सब शेयर कैपिटल वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा लिख लूंगा क्योंकि इसमें प्रेफरेंस भी आ रहा है, इसी के साथ बनाएंगे हम इसको। देखें जरा कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन पढ़ लीजिए और सुनो। हमें सिर्फ बैलेंस शीट बनानी है। कुछ लोग पता क्या करते हैं, पहले पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं भाई, फिर बैलेंस शीट बनाते हैं। आप देखिएगा, देयर इज नो नीड एट ऑल टू सॉल्व द फुल क्वेश्चन। जरूरत ही नहीं है पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की, आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपका काम सिर्फ और सिर्फ छोटे से वर्किंग नोट से बन जाएगा, सिर्फ छोटा सा वर्किंग नोट, एंड योर वर्क इज डन। देखिए कैसे बैलेंस शीट बनाऊंगा, पहले छोटा सा वर्किंग नोट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपने बोला पहले बाइफरकेशन लिख लीजिए, बताइए एप्लीकेशन कितने की है। इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा बोल रहे हैं हम लोग, 9, पेज नंबर 8.28। एप्लीकेशन बताइए कितना लिखी है। आपके पास क्वेश्चन है 10 रुपीज का, और प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर है, तो यानी 10 + 5 है। इट सेज एप्लीकेशन 5, 2 रुपीज ऑन एप्लीकेशन है, 2 एप्लीकेशन है, 8 प्रीमियम पे इस पे है, तो 8 का मतलब कितना हो गया, 3 + 5। और फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल कुछ बोला है, बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 10 + 5 बैलेंस है, 3 और 2 5, 5 10 0, ये आपकी कहानी है। अच्छा, सो ऑथराइज्ड ₹10 लाख, 1 लाख इक्विटी शेयर 10 ईच, इशूड 50,000, उनको अंडरलाइन कर देंगे। उसके बाद पैसा लेने की बारी है, इश्यू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, ऑल द मनी एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 500 शेयर्स अलॉटेड टू बलराम। अब जरा मुझे बताइए 500 शेयर्स
एप्लीकेशन कितना 2, अलॉटमेंट कितना भाई 3 + 5, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना 5, ये दिया ये दिया ये नहीं दिया, कितना मिल गया 1000, कितना मिल गया 1500 प्लस 2500 प्लस कितना 2500। कॉस्ट एंड एरर के नाम पे क्या है, इजी, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये तो बनाते थे हम लोग छोटी सी। आइए बैलेंस शीट बनाते हैं, देखिए बैलेंस शीट ऑफ किसकी, कौन है, ट्रैक्टर्स इंडिया लिमिटेड एज एट, ठीक है ऐसा करके, पर्टिकुलर्स रुपीस, करंट ईयर है बेसिकली है। नंबर 1 क्या लिखेंगे, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इसमें लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड, इसमें लिखेंगे शेयर कैपिटल, और ये हो गया आपका नोट नंबर 1, और डबल लाइन से इसको क्लोज कर दिया। नंबर 2 में लिखा हम लोगों ने क्या, एसेट्स, और इसके अंदर क्या लिखेंगे, करंट एसेट्स। ठीक है जी, रूटीन है ना ये तो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितना, नंबर 2, क्लोज कर दिया यहाँ पर इसको। चलिए आ जाते हैं किस पर, नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है जी, नोट्स टू अकाउंट्स, करंट ईयर रुपीस, पर्टिकुलर्स, कोई बात नहीं, पर्टिकुलर्स। आइए देखिए अब नंबर 1 शेयर कैपिटल। सबसे पहले बताइए कितने ऑथराइज थे, बताइए व्हाट वाज द ऑथराइज शेयर कैपिटल। हाँ नहीं नहीं 10 लाख नहीं बेटा, उसको बांट भी तो रखा है, 1 लाख इक्विटी शेयर्स, 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज कितना 10 ईच, कितना हो जाएगा 10 लाख, डबल लाइन कर दिया। अरे यार ऑथराइज होगा ना पहले, ऑथराइज शेयर कैपिटल, सॉरी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। आप कैपिटल लेटर में मत लिखना, मैं तो दिखाने के लिए कैपिटल लेटर में कर रहा हूँ, आप नॉर्मल लिखेंगे कितना 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज कितना 10 ईच, 10 लाख। भाई इसमें प्रीमियम कहां से आ गया, आएगा ना, आएगा धीरे धीरे आएगा। और सुनो यहाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, पॉइंट नंबर 2 लिखना था, मैंने लिखा नहीं 2, तो इसको 3 बोलेंगे। प्रीमियम है, ध्यान से देखो, अरे है प्रीमियम, आपको बुलवाया नहीं गया पर मैं बना के दिखा रहा हूँ। इसमें बोला नहीं है, बैलेंस शीट तो बोली नहीं बनाने की, इसमें सिर्फ शेयर कैपिटल बोली, फुल फ्लेज बनती तो कैसे बनती, प्रीमियम के साथ दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, बेटा समझना, जब जनरल एंट्री करते हैं तो सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखते हैं, क्योंकि वो राइट ऑफ करने के काम भी आ सकता है। और जब बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे तो रिजर्व बोल के ट्रांसफर करेंगे उसको, क्योंकि बच गया वो तो, जितना यूज होना था हो गया होगा फाइनेंशियल ईयर में, साल के आखिर में तो रिजर्व बोल के जाएगा वो। तो बैलेंस शीट के अंदर वो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व बोल के रिफ्लेक्ट होता है, एंट्री के अंदर सिक्योरिटीज प्रीमियम बोल के चलती हैं चीजें। हमने होता है ना शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल, और सुनो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व ना लिख के हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ऐसे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व तो नीचे लिखेंगे हम, शेयर कैपिटल सरप्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, 3 नोट्स अकाउंट्स हैं। पहला नोट्स अकाउंट से हम चलेगा ऑथराइज में, ऑथराइज के बाद मुझे बताइए इशूड शेयर कैपिटल कितनी है,
कितने कितने शेयर इशू करे आपने, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? इट इशूड 50,000, तो हम लिखेंगे क्या? 50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। और सुनना बेटा, कुछ लोग पता क्या करते हैं, 50 × 10 5 लाख। कुछ लोग क्या काम करते हैं गड़बड़ वाला, वो कैपिटल के साथ ही प्रीमियम जोड़ देते हैं। प्रीमियम तो अलग हेडिंग में जाएगा ना, इसके अंदर थोड़ी जाएगा। प्रीमियम विल गो इन अ सेपरेट हेडिंग। चलिए नंबर नेक्स्ट, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। क्या सारा पैसा मिल गया था? नहीं मिला ना, सारा पैसा तो नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। तो ये कैटेगरी जो बनेगी वो किसकी बनेगी? सब्सक्राइब्ड। अब सुनिए ध्यान से, आउट ऑफ 50,000 शेयर्स, कितने शेयर ऐसे थे जिन पे पूरा पैसा मिल गया? आउट ऑफ 50,000 शेयर्स में कितने, नहीं बेटा प्लीज समझो जरा ध्यान से, एक बंदा जिसका डिफॉल्टर था वो ना 49,500 पे पूरा पैसा मिला, 500 पे पूरा पैसा नहीं मिला। तो दो कैटेगरी बनेंगी। क्या? पहली कैटेगरी बनेगी सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। अंडरलाइन करते हैं क्या? 49,500 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। कितना लिखेंगे? 4,95,000। यहां किसी को कोई दिक्कत है? आपके 50,000 शेयर थे, 50,000 शेयर्स थे, 49,500 शेयर्स फुल्ली पेड अप हैं। क्या है ये? फुल्ली पेड अप हैं। और 500 शेयर जो हैं ये क्या है? नॉट फुल्ली पेड अप हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि इन पर क्या, फाइनल कॉल का पैसा भी नहीं मिला है। फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला ना, तो हमने फुल्ली पेड अप तो लिख दिया। अब लिखते हैं क्या? सब्सक्राइब्ड। लिखने का तरीका देखिए, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप, अंडरलाइन कर दिया। कितने शेयर्स हैं? 500 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज, कितना? एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। और सुनो बेटा, यहाँ लिख दो 5,000, यहाँ 5,000 लिख दो अंदर कॉलम में। रीजन बताऊंगा क्यों लिखते हैं। कर दिया। माइनस कॉल्स इन अरियर। कितना कॉल्स इन अरियर? ये रहा 2,500। टोटल कितना हो जाएगा? 2,500। क्यों माइनस कर रहे हैं भाई? अरे देखो, 500 शेयर पे कितना पैसा मिलना चाहिए था सिर्फ शेयर कैपिटल का? ₹10 तो 5,000, कितना नहीं मिला? 2,500। तो क्या हो गया? कॉस्ट एंड अरियर। 500 शेयर ₹10 के हिसाब से 5,000 बनता अगर पूरा मिलता तो। कॉस्ट एंड अरियर बताते ना, इट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी से माइनस कर दिया। ठीक है, बांट दिया। कितनी वैल्यू आ गई अभी? 0,057,497,500। आई प्लेस 497,500 यहाँ प्लेस कर। कॉस्ट एंड अरियर का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बैलेंस शीट से माइनस कर दिया, खत्म। बेटा सुनो, कॉस्ट एंड अरियर एसेट साइड का आइटम है, इसे एसेट्स में दिखना चाहिए ना, पैसा वसूलना है। एसेट साइड से उठा के अगर मैंने लायबिलिटी साइड में डाल दिया तो माइनस हो गया ना, हो गया ट्रीटमेंट पूरा। गॉट इट? कॉस्ट एंड अरियर इज एन एसेट, एसेट्स में दिखना चाहिए। लेकिन मेटेरियलिटी प्रिंसिपल के हिसाब से हम क्या करते हैं, उसे एसेट से उठा के लायबिलिटी में डाल देते हैं। लायबिलिटी में एज ए डिडक्शन दिखेगा ना, वो ऐसे माइनस कर दिया। तो क्या वैल्यू आ गई? 497। नंबर 2, रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्या? सिक्योरिटीज, प्रीमियम, रिजर्व। कितने शेयर थे आपके? कितने शेयर थे आपके? 50,000 शेयर्स। एक शेयर पे प्रीमियम कितना? ₹5 का। तो टोटल प्रीमियम कितने का आएगा? 2,50,000 का। अच्छा सुनो, क्वेश्चन में लिखा रहता कि ये भी ना मिलता, अगर ये भी ना मिलता तो क्या होता? समझ रहे हैं? प्लीज अंडरस्टैंड। ये क्वेश्चन कहता है कि अगर इसने सिर्फ एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल नहीं देता, तो क्या होता? शेयर कैपिटल में 1,500 + 2 कितना? 2, 3, 4,000 माइनस होता। और प्रीमियम से कितना माइनस होता? 2,500 माइनस होता। पर यहाँ पूरा प्रीमियम मिल गया, इसलिए कुछ नहीं करना।
भाई आपने ऐसे क्वेश्चन तो देखे थे, इसमें शेयर कैपिटल के साथ साथ प्रीमियम भी नहीं मिलता है। बेटा मैनिक्योर करवा लेना, शेप में आ जाएंगे थोड़ा। अंडरस्टैंड। चलो मैं अगले क्वेश्चन में करा दूंगा ऐसा, पहले इसको देख लें, इसको तो पूरा कर लें। तो 2,50,000 हो गया आपके पास सिक्योरिटीज फिन रिजर्व, अंडरलाइन करके 2,50,000 यहाँ डाल दिया। 747,500 हो गया। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नंबर 3, कैश एंड कैश इक्वलेंट्स, कैश एट बैंक। ध्यान से देखते हैं। आप बताइए मुझे 50,000 शेयर्स इंटू, एक शेयर की वैल्यू कितनी थी बताइए? 10 + 5 15 थी ना भाई। पैसा तो पूरा 15 रुपए लोगे ना आप, तो टोटल पैसा कितना लेना था आपको? 750। एवरीबडी इज ओके विद दिस? माइनस माइनस कॉल से एरियर ना बोल के माइनस नॉट रिसीव्ड करिए, नॉट रिसीव्ड। वो तो उधर दिखा दिया ना, यहाँ क्यों दिखाऊंगा उससे मैं? पैसा करते समय देयर इज नो नीड टू राइट दैट। आपने कर दिया, कितना पैसा नहीं मिला आपको? सिर्फ 2,500 माइनस कर दो, तो वैल्यू कितनी आ गई? 747,500। 747,500, 747,500, दैट्स योर बैलेंस शीट। कॉस्ट एंड एरियर ऐसे दिखाई जाती है बैलेंस शीट के अंदर। कोई डाउट हो तो बताइए मुझे, यहाँ तक देखिए प्लीज नोट कर लिया वाला, क्या ही नोट कर लिया? अच्छा, अब अगर क्वेश्चन कहता कि उसने ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, तब क्या होता? मतलब एक शेयर होल्डर था जिसने सिर्फ एप्लीकेशन दिया, ना वो दिया ना वो दिया, ठीक है, तो मैं क्या करता इधर? 49,500 शेयर में तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं था। ये शेयर थे, कॉस्ट एंड एरियर के नाम पे कितना जाएगा बताइए? हम क्या करते थे, सारा जोड़ देते थे ना कॉस्ट एंड एरियर में। बट बी केयरफुल, बी केयरफुल। सिर्फ शेयर कैपिटल वाला कितना है? सिर्फ शेयर कैपिटल वाला कॉस्ट एंड एरियर कितना है? 1,500 ये, 2,500 ये, ठीक है। तो यहां से माइनस कितना करता मैं? यहाँ से 4,000 माइनस करता, तो ये वैल्यू कितनी हो जाती माइनस करने के बाद? 1,000 हो जाती, 1,000। तो व्हाट इज दिस फाइनल वैल्यू? 4,96,000। ऐसे यहाँ कितना लिखता मैं? 4,96,000। एवरीबडी इज ओके विद दिस? सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना था आपके पास? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कितना था आपके पास? देखिए वैल्यू कितनी है, कितना है? 50,000 इंटू 5, 2,50,000 माइनस नॉट रिसीव्ड कितना है? नॉट रिसीव्ड कितना नहीं मिला? सिर्फ 2,500। तो वैल्यू कितनी हो जाती? 2,47,500। एवरीबडी इज ओके विद दिस? ये हो जाता है कितना? 2,47,500। अब वैल्यू कितनी आ जाती है देखिए जरा? 0,053, 743,500, करेक्ट। अब आप देखिए यहाँ पर, यहाँ नॉट रिसीव्ड में कितना लिखता मैं? विथ प्रीमियम। कैश तो विथ प्रीमियम ही लिखते हैं ना हम लोग। हाँ, ये गलत है। हाँ, 25,506,500 क्या बनेगी वैल्यू बताइए? अबे यार, फाइनल आंसर बताओ ना क्या बनेगा? 0,053,4, 743,500 ऐसे बनेगा। तो अगर प्रीमियम के साथ पैसा ना मिलता तो ट्रांजेक्शन ऐसे जाती है। लोग जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं, जब शेयर कैपिटल में अरियर लिखते हैं ना, विथ प्रीमियम लिख देते हैं। अरे शेयर कैपिटल में तो प्रीमियम लिख ही नहीं रहे ना, वो तो अलग से कैटेगरी में लिख रहे हो। तो प्रीमियम का अरियर अलग से दिखेगा, शेयर कैपिटल का अलग से दिखेगा, इसीलिए मैं अरियर शब्द नहीं लगा रहा था वहां पर। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में तो मिला के कर लो आप, क्योंकि पैसा तो मिला के, पैसा ये थोड़ी देखता है कि प्रीमियम क्या था कैपिटल क्या था। लेकिन शेयर कैपिटल क्लियर होती है, शेयर कैपिटल अलग है, प्रीमियम अलग है, दोनों को अलग अलग किया। दिस इज हाउ वी हैव डन इट, ठीक है। चलिए, ये क्या था आपके पास? जब आपके क्वेश्चन में क्या हो जाए, फो फीचर हो जाए, और फिर अगर री इशू होता है तो भी कोई परेशानी नहीं है, वो बहुत आसान सी चीज होती है। तो
और देखिए जरा एक इलस्ट्रेशन देखिए यहाँ पर, तो कॉस्ट इन एडवांस वाले पे नजर डाल लेते हैं, अगर क्वेश्चन में दिखता है कहीं तो। नहीं नहीं नहीं, कॉस्ट इन एडवांस लायबिलिटी में जाता है, बेकार की बातें कर रहे हो, मजाक गलत हो गया तो मजाक कर रहा था। देखना जरा कॉस्ट इन एडवांस का क्वेश्चन, देखिए कौन सा है। लेट अस सी, कॉस्ट इन एडवांस वाला क्वेश्चन देखिए बुक में आपको दिख रहा है कोई तो। नहीं है ऐसा क्वेश्चन, कॉस्ट इन तो दिख रहा है मुझे, बट टाइम कांट, बना तो लूंगा मैं लेकिन टाइम नहीं है ना उतना। हाँ है, देखो ये रहा पेज नंबर, सेशन 28 पे आ जाइए, पेज नंबर 8.55। नहीं सिर्फ बता रहा हूँ मैं आपको, करने की जरूरत नहीं कुछ भी नहीं, वो तो कर लेंगे। देखो पेज नंबर 8.55, इलस्ट्रेशन नंबर 28। अब सुनो, क्योंकि इसने बोला कि शो हाउ शेयर कैपिटल इज टू बी शोन इस क्वेश्चन में, नोट देखो क्या लिखा है। अगर क्वेश्चन में कॉस्ट इन एडवांस आया तो वो कहाँ दिखाया जाएगा, अदर करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी के अंदर क्या हेडिंग बनेगी, अदर करंट लायबिलिटी, वहां दिखाएंगे इसको। कोई बात नहीं, नहीं कर रखा, आगे वाली क्लास में मैं करवा दूंगा जहां दोनों चीजें बनती हैं, आई शो इट। इलस्ट्रेशन नंबर 28 है ना जो आपकी, इसको आप बना के देखिए। देखो क्या बनेगा, शेयर होल्डर फंड ये आएगा, के नीचे, के नीचे करंट लायबिलिटीज के अंदर अदर करंट लायबिलिटीज, और वहां नंबर 3 लिख दूंगा या 2 लिख दूंगा। चलो मैं करके दिखा दूंगा, डोंट वरी, अगर अभी करना है तो थोड़ी देर रुक कर दूं। कोई बात नहीं, पिछले सेशन को देखना, क्योंकि एग्जामिनर को मालूम है कि हर बच्चा क्या जानता है, एवरीबडी नोज हाउ टू प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज। बैलेंस शीट थोड़ा सा परेशानी लोगों के लिए होती है, और अनफॉर्चुनेटली स्कूल में भी बैलेंस शीट को उतना डिटेल में नहीं कराते हैं, जिससे गड़बड़ हो जाती है। करवाया स्कूल में बहुत डिटेल में कराई बैलेंस शीट। चले ऑनलाइन